कभी सोचा है कि दुनिया का सबसे लंबा लिखा हुआ संविधान आखिर बना कैसे? देखिए, ये किसी एक दिन या किसी एक इंसान का काम तो बिल्कुल नहीं था। चलिए आज हम इसी कहानी के एक बहुत ही जरूरी हिस्से को समझते हैं। वो समितियां जिन्होंने भारत के संविधान की नींव रखी और इसके भविष्य को एक शक्ल दी। अब देखिए, काम इतना बड़ा था तो इसे छोटे छोटे मैनेजेबल हिस्सों में बांटना बहुत जरूरी था। और इसीलिए संविधान सभा ने एक्सपर्ट कमिटीज बनाई। आज हम इन्हीं ऐतिहासिक नोट्स के सहारे ये जानेंगे कि इन समितियों को लीड कौन कर रहा था और कैसे इतने सारे अलग अलग विचारों को मिलाकर एक संविधान तैयार हुआ। तो आज की हमारी चर्चा इन 5 हिस्सों में आगे बढ़ेगी। हम ये जानेंगे कि ये काम असल में कितना बड़ा था, नेहरू और प्रसाद की क्या भूमिका थी, पटेल का योगदान कितना अहम था, फिर प्रारूप समिति के काम को समझेंगे और आखिर में डॉक्टर अंबेडकर के बारे में बात करेंगे। जरा कल्पना कीजिए, एक ही बड़ी सभा में शासन, नागरिक अधिकार, कानून, केंद्र और राज्यों के संबंध, ऐसे सैकड़ों विषयों पर एक साथ बहस हो रही है। ये तो लगभग नामुमकिन था। इसीलिए संविधान सभा ने एक बहुत ही स्मार्ट तरीका अपनाया। हर विषय के लिए एक एक्सपर्ट कमेटी बना दी ताकि हर मुद्दे पर गहराई से विचार हो सके। अब इस पूरी प्रक्रिया को दिशा देने के लिए 2 नाम सबसे आगे थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो भारत के पहले प्रधानमंत्री बने, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो संविधान सभा के अध्यक्ष थे। इन दोनों ने मिलकर संविधान बनाने के पूरे काम की एक रूपरेखा तैयार की। इन नोट्स को देखकर यह बात बिल्कुल साफ हो जाती है कि नेहरू जी को वो जिम्मेदारियां दी गईं जो सीधे सीधे भारत के भविष्य की संरचना से जुड़ी थीं। मतलब केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा कैसे होगा, इसका ढांचा तैयार करना। यहीं से नए भारत की प्रशासनिक नींव रखी जा रही थी। तो नेहरू जी ने 3 बहुत ही अहम समितियों की अध्यक्षता की: संघीय संविधान समिति, संघीय शक्ति समिति और राज्यों के लिए समिति। इन समितियों ने ही ये तय किया कि केंद्र सरकार कितनी शक्तिशाली होगी, उसके पास कौन कौन सी पावर्स होंगी और राज्यों के साथ उसके संबंध कैसे होंगे। एक तरह से ये भारत के फेडरल स्ट्रक्चर का ब्लूप्रिंट था। अच्छा, अगर एक तरफ नेहरू जी देश की संरचना तय कर रहे थे, तो दूसरी तरफ कोई ऐसा भी तो चाहिए था जो इस पूरी प्रक्रिया को संभाले, उसे ठीक से चलाए। ये जिम्मेदारी सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने उठाई। उनका काम ये पक्का करना था कि संविधान बनाने की ये जो पूरी मशीनरी है, वो बिना रुके और सही ढंग से काम करती रहे। प्रक्रिया नियम समिति और संचालन समिति, इन दोनों की अध्यक्षता डॉक्टर प्रसाद ने की। आप कह सकते हैं कि ये समितियां संविधान सभा का इंजन थीं, जो ये तय करती थीं कि हर बहस, हर चर्चा और हर फैसला तय नियमों के हिसाब से हो, ताकि पूरी प्रक्रिया व्यवस्थित और निष्पक्ष रहे। अब बात करते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल की, जिन्हें हम भारत का लौह पुरुष भी कहते हैं। और संविधान बनाने में उनकी भूमिका भी उतनी ही मजबूत थी। उन्हें प्रांतीय शासन, मौलिक अधिकार और अल्पसंख्यकों के अधिकारों जैसे कुछ सबसे मुश्किल और संवेदनशील मुद्दे सौंपे गए थे। पटेल जी की अध्यक्षता वाली समितियां, जैसे प्रांतीय संविधान समिति और मौलिक अधिकारों पर सलाहकार समिति, ये सीधे सीधे देश की एकता और नागरिकों के अधिकारों की नींव रख रही थीं। इन समितियों की सिफारिशों ने ही तो ये तय किया कि एक भारतीय नागरिक होने के नाते लोगों के अधिकार क्या-क्या होंगे। अब काम इतना ज्यादा और पेचीदा था कि मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यक मुद्दों जैसे विषयों के लिए खास उप समितियां भी बनाई गईं। इससे पता चलता है कि हमारे संविधान बनाने वाले कितने डिटेल में जाकर काम कर रहे थे, ताकि किसी भी वर्ग की आवाज अनसुनी न रह जाए। अब आते हैं उस समिति पर जिसका जिक्र सबसे ज्यादा होता है, प्रारूप समिति यानी कि ड्राफ्टिंग कमेटी। इसका काम था बाकी सभी समितियों की सिफारिशों को एक जगह इकट्ठा करना, उन पर विचार करना और फिर संविधान का पहला मसौदा यानी पहला ड्राफ्ट तैयार करना। तो इसका मकसद एकदम साफ था। जितनी भी बहसें हुई हैं, जितनी भी रिपोर्टें आई हैं, उन सबको मिलाकर एक कानूनी दस्तावेज की शक्ल देना। यही वो दस्तावेज था जिस पर बाद में संविधान सभा में आखिरी बहस हुई और जिसे आखिरकार भारत के संविधान के तौर पर अपना लिया गया। हमारे पास जो ये स्रोत दस्तावेज हैं, उनमें सबसे अहम समिति के सदस्यों के नाम भी दर्ज हैं। ये वो लोग थे जिन्हें भारत की किस्मत को कानूनी शब्दों में लिखने की जिम्मेदारी दी गई थी। ये नाम भारत के इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो गए। तो इस समिति में 7 कानूनी और प्रशासनिक दिग्गज शामिल थे। इसका नेतृत्व कर रहे थे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर और उनके साथ थे N. गोपालास्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर, डॉक्टर K.M. मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, B.L. मित्तर और D.P. खेतान जैसे महान विशेषज्ञ।
लेकिन इस सफर में कुछ बदलाव भी हुए। जैसे वीएन मित्तर साहब ने स्वास्थ्य कारणों से इस्तीफा दे दिया, तो उनकी जगह एन माधव राव को लाया गया। और फिर जब डीपी खेतान साहब का निधन हो गया, तो उनकी जगह टीटी कृष्णमाचारी को शामिल किया गया। इससे एक बात साफ होती है कि चाहे कैसी भी चुनौती आए, काम को रुकने नहीं दिया गया। और अब बात करते हैं प्रारूप समिति के अध्यक्ष की, जिन्हें हम भारतीय संविधान का मुख्य वास्तुकार यानी चीफ आर्किटेक्ट भी कहते हैं, डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर। उनके जीवन पर एक नज़र डालें तो 1891 में उनका जन्म हुआ और 1990 में उन्हें मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया। ये सम्मान सिर्फ एक पुरस्कार नहीं था, बल्कि उनके जीवन भर के संघर्ष, सामाजिक न्याय के लिए उनकी लड़ाई और भारत के लिए उनके योगदान को एक सच्ची श्रद्धांजलि थी। उनकी अकादमिक योग्यताएं देखिए, वो वाकई असाधारण थी। कोलंबिया यूनिवर्सिटी, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, दुनिया की सबसे बेहतरीन जगहों से उन्होंने डिग्रियां हासिल की। इसी पढ़ाई ने उन्हें वो बौद्धिक गहराई और कानूनी समझ दी जो संविधान जैसे जटिल दस्तावेज को तैयार करने के लिए बहुत जरूरी थी। तो हमने क्या देखा? यही कि भारत का संविधान किसी एक इंसान की सोच का नतीजा नहीं, बल्कि कई बेहतरीन दिमागों के सामूहिक प्रयास का फल था। एक ऐसी व्यवस्था जिसने हर पहलू पर गहराई से विचार करना पक्का किया। और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है, क्या आज की जो बड़ी राष्ट्रीय चुनौतियां हैं, उनका सामना करने के लिए इस सहयोगी मॉडल से कुछ सीखा जा सकता है? Please subscribe and hit the bell icon.